जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास होने वाली डीआरडीओ सेक्टर 10 के अंतर्गत जितने भी छात्र इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई किए, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच आलेखित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट अभिलक्षण स्थिर गति पर नो लोड वोल्टेज और जो क्षेत्र धारा होता है नो लोड को यहाँ पर ई शून्य से इंडिकेट किया जाता है, और जो यहाँ पर होता है आई एफ जो क्षेत्र धारा होता है जिसको आई एफ से इंडिकेट किया जाता है, इसके बीच ही आपकी ये क्या होती है, आलेखित होती है, या हम कह सकते हैं कि आलेखित की जाती है। और इसे शून्य लोड अभिलक्षण या आप कह सकते हैं नो लोड अभिलक्षण भी कहते हैं। और इसका जो आकार होता है सभी जनरेटरों के लिए ये आपका एक समान होता है। और यहाँ पर इसके सूत्र के अनुसार आप इसको जानना चाहें तो यही हमारा सूत्र होता है, ई शून्य बराबर, या ई शून्य बराबर आप लिख सकते हैं फाई जेड एन पी अपान, ये आपका एनपी अपान 60 ए हो जाता है। यही हमारा सूत्र हो जाता है। और इस पे मैंने आपको पिछले वीडियो में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन भी कवर किए थे, वो सारे क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीनों में, यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है डीसी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरपोल में क्या होता है। देखिए, ये शायद मैंने आपको सुबह में ये क्वेश्चन बताया था, मुझे याद है। देखिए, जो डीसी मशीन होती है उसमें आर्मेचर रिएक्शन होता है, और आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंटरपोल होते हैं, उसमें आपकी कम संख्या में मोटे तार से जो टर्न होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं। और ये जो आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये इंटरपोल जुड़े होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो इंटरपोल होता है साथियों, ये टेपर के आकार का होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपका ध्यान रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, कम संख्या में मोटे तार से निर्मित टर्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पोलरिटी मेन पोल की तुलना में कैसी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी डीसी जनरेटर में जो मेन पोल होता है उसकी तुलना में जो इंटरपोल की ध्रुवता होती है, वो गति की दिशा में आगे जो मुख्य पोल होता है उसके समान होती है। और इंटरपोल का जो उपयोग किया जाता है, या इंटरपोल का आप कह सकते हैं जो प्रयोग होता है, वो आर्मेचर प्रक्रिया को कम करने के लिए किया जाता है। और जनरेटर में जो प्रयोग किए जाने वाला इंटरपोल होता है, उस पर वाइंडिंग जो होती है वो कम वर्तनों के साथ क्या होती है, मोटी होती है। और इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करा है। यहाँ पर देख सकते हैं सी में साफ तौर पे लिखा गया है, इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की ध्रुवता में समान होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर सवाल टाइप का दिया गया, शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको सुबह में बताया था, चलिए दोबारा यहाँ पर बता देते हैं। जिसमें पूछा जा रहा है कि 0.75 एम, एम मतलब मीटर, लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर जो कि यहाँ पर दिया गया 4 डब्ल्यू मतलब कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर होता है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए आसान तरीका आपका यही है कि इसमें जो जो यहाँ पर मान दिया गया आप उसको एक तरफ लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्रम वाइज लिख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका मान दिया गया 0.75, ये आपका एल का मान दिया गया, तो एल का मान 0.75 दिया गया। आगे कह रहा है कि यहाँ पर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये किसका मान दे दिया गया साथियों, ये आपका बी का मान दे दिया गया। कितना दे दिया गया, तो 4 दे दिया गया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि संपर्क में आता है कंडक्टर पर लगने वाले जो बल है उसकी गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का किसका हम इंडिकेट करेंगे, आई से इंडिकेट करेंगे। ये कितना दिया गया, 5 एम्पियर। तो यल दे दिया है, बी दे दिया और आई दे दिया है। तो आपने एक सूत्र सुना होगा जो कि ये आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है। ये आपका सूत्र होता है एफ बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा। ये आपने सूत्र सुना होगा।
BLI sin थीटा n। और इसमें देखिए, इसमें जो हमारा सभी यहाँ पर मान दिया गया आपका L का मान दिया गया, B का मान दिया, I का दिया गया है। तो आपको करना क्या है? केवल यहाँ पर मान रखना है। तो चलिए हम क्रम वाइज़ यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले आप किसका मान रखेंगे? तो B का। B का 4 दिया गया है, गुणे I का मान कितना दिया गया? तो I का मान यहाँ पर 5 एम्पीयर दिया है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। ये 5 एम्पीयर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो गया 5 एम्पीयर गुणे और आपका होता है BIL, L का मान कितना दिया गया? तो ये आपका 0.75 दिया गया। तो 0.75 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है? अब ये आपका हो गया और यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का आप क्या मान रखेंगे? साइन थीटा का मान यहाँ पर 90 अंश है, तो 90 अंश का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो गुणे आप 1 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 15 आपका आ जाएगा। 15 आपका n में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे मेरा यहाँ पर कन्फर्म में आएगा क्योंकि मैं आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल पे स्क्रीन पे लिखने पे थोड़ी-सी दिक्कत होती है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ ताकि आपको बताने में आसान पड़े। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा है और काफ़ी ईज़ी भी क्वेश्चन है। भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के लिए किस भाग में होती है? भंवर धारा हानियाँ डीसी मशीन के किस भाग में होती है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए कि भंवर धारा जो हानि होती है, वो हिस्टैरिसीस हानि जो होती है और जो भंवर धारा होती है, ये आपके कोर में होती है और ये आपका एसी सप्लाई इसमें आवश्यक होता है और डीसी मशीन में आर्मेचर में आपका एसी सप्लाई होती है और भंवर धारा हानियाँ जो होती है, वो डीसी मशीन के आर्मेचर में होती है। कन्फर्म है? किसमें होती है? आर्मेचर में। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ गया है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे आपको डेली क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में आगे खाली स्थान को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। मतलब किस चीज़ को कम करने के लिए ये लेमिनेटेड किया जाता है? तो ये कन्फर्म है साथियों, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि इलेक्ट्रिकल जो मशीन उसमें जो भंवर धारा हानि होती है, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? कोर को लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेटेड करते हैं ताकि उसमें जो ईडे करंट लॉस है वो कम हो सके। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया ईडे करंट लॉस अर्थात जिसको हिंदी में भंवर धारा हानियाँ के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र कुंडलन आगे खाली स्थान में जुड़े होते हैं। अपने किस तरह ये जुड़े होते हैं? स्रोत के साथ शंट में या बंद परिपथ या खुला परिपथ या स्रोत के साथ श्रेणी में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होते हैं उसमें जो क्षेत्र कुंडलन होता है, वो आपका स्रोत के सीरीज में जुड़ा होता है। किससे? स्रोत के सीरीज में। स्रोत का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका जो है एक आपका यहाँ पर दर्शाया जा रहा है संयोजन, एक यहाँ पर दर्शाया जा रहा है संयोजन और यहाँ से आपका क्या किया जा रहा है? यहाँ से आपका सप्लाई दिया जा रहा है। तो ये जो आपका जुड़ा होता है किस क्रम में? ये आपका सीरीज में जुड़ा होता है। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि स्रोत के साथ ये सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि यदि सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट वाइंडिंग को संयोजन के समांतर में रखा जाता है, तो इस तरह का संयोजन एक जनित्र का निर्माण करेगी। देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, लेकिन घुमाकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जिससे आईटीआई के जो छात्र होंगे या जो टेक्निकल एग्जाम के जो छात्र होंगे वो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। तो आप ध्यान से एक यहाँ पर क्रम से आप समझिए। इसमें कह रहा है कि यदि सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े, मतलब पहले क्या कर रहा है? श्रेणी में कह रहा है। तो हम कहेंगे कि यदि श्रेणी कुंडल आर्मेचर के सीरीज में यथा श्रेणी में जोड़ी हो तो और शंट जो है आपका जो शंट कुंडलन है वो संयोजन जो है समांतर में जुड़ा हो, क्योंकि सीरीज और समांतर दोनों की बात कर रहा है। तो यदि समांतर में हो तब दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया जिसको लॉन्ग शंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है या आप दीर्घ शंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। और ये जो आपका होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड, ये दीर्घ शंट कंपाउंड का ही प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया ये बिल्कुल आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
डीसी मशीन के किस भाग को बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। देखिए, डीसी मशीन के जो प्रचालन में जो ब्रश और कम्यूटेटर होता है, वो कम्यूटेटर को क्या करते हैं, बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये होता है, इसके जो मध्य स्पार्किंग होती है, जो चिंगारी उत्पन्न करती है, उसमें क्या होती है, घिसावट होती है और ये घिसावट के कारण क्या होती है, स्पार्किंग होती है, जिसको आप देखेंगे तो लाइटिंग के अनुसार आपका ये आपका स्पार्किंग होती रहती है। तो ये जो होता है, इसके कारण क्या होती है, हानि होती है, जिसको हम क्षति बोलते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, हमेशा क्या किया जाता है, इसको मरम्मत करना पड़ता है। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि डीसी मशीन के किस भाग को बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो इसमें साथियों मरम्मत की आवश्यकता होती है ब्रश और कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है या क्या होना चाहिए? देखिए, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रोटर को उसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी को पूछ रहा है कि किसी मोटर की एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, किसी मोटर को प्राइम मूवर की सहायता से उसकी सिंक्रोनस गति से उच्च गति से घूर्णन कराने पर वो क्या होता है? वो जनरेटर के रूप में कार्य करता है। और यहीं पर हमारा पूछ रहा है कि किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें क्या होना चाहिए साथियों, गति से घूर्णन कराने के लिए, पर वो आपका जो होता है वो जनरेटर के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इस तरह भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी भी मोटर को प्राइम मूवर की सहायता से उसके सिंक्रोनस गति से उच्च गति से घूर्णन कराने पर वो जनरेटर के रूप में कार्य करता है। इस तरह भी आप सिंपली कह सकते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यहाँ पर पूरा नाम होता है, ये प्रदान करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में जो ध्रुव होता है, जिसको हम पी पोल बोलते हैं, जिसको पी से इंडिकेट किया जाता है, और जो ध्रुवों के जो इसमें संख्या होती है और जो आर्मेचर जो चालक होते हैं, जिसको हम एनजेड से इंडिकेट करते हैं, ये क्या होती है? ये नियत होती है। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आर्मेचर चालकों की संख्या जो होती है, उन इसमें से कौन-सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करती है? तो देखिए, इसमें जो प्रदान करती है, वो आपका होता है तरंग कुंडली। कौन-सी होती है साथियों? ये आपकी जो होती है तरंग कुंडली होती है, जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेव वाइंडिंग होती है, उसमें उच्च विद्युत वाहक बल तथा कम धारा प्राप्त होता है। तो उसी ये जो आपका हो जाता है उस समय ए बराबर आपका जेड हो जाता है। और लैप वाइंडिंग में क्या होता है? लैप वाइंडिंग में उच्च धारा और कम वोल्टेज प्राप्त होता है। तो ये आपका जो होता है ए बराबर पी हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आगे यहाँ पर रिक्त स्थान है, कह रहा है आगे कि प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन बी चुंबकन, बी ऑप्शन है अक्षीय चुंबकन, सी ऑप्शन है प्रतिचुंबकन और डी ऑप्शन है द्वितीय अध्रुवीय चुंबकन। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ईज़ी है, लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है। बस आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर लंबा दे दिया है, इसलिए आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। देखिए, इसमें क्या होता है, डीसी मशीन की जो आर्मेचर प्रक्रिया है, उसके जो परिणाम स्वरूप जो प्रतिचुंबकन होता है, जिसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं, ये प्रभाव उत्पन्न होता है। और ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है, वो आपकी आर्मेचर प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा निर्धारित है। बैक ईएमएफ को किससे हम इंडिकेट करते हैं? ईबी से इंडिकेट करते हैं। और आपने एक सूत्र सुना होगा जो कि V बराबर आपका होता है, V बराबर ईबी प्लस
IA इंटू RA। आपने ये सूत्र आपने सुना होगा, इस पर मैंने कई बार सवाल भी आपको लगाया था। और इसमें आपका यही पूछ रहा है कि जो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ है या पक्ष विद्युत वाहक बल है, उसकी अवधारणा निर्धारित है। ये किस नियम से निर्धारित है? देखिए, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या जिसको हम पक्ष विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, ये अवधारणा जो होती है लेंज के नियम पे आधारित होती है। और लेंज का यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम यही कहता है कि किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारक का विरोध करती है, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और यदि ऐसे ही आप क्वेश्चन डेली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।